A very good evening, friends. Right now we are discussing the class 9th NCRT, old नमस्ते NCRT. सर। नमस्ते अनु. And our topic is हमारा इस समय का टॉपिक क्या है? तो the topic is citizenship. हम लोगों ने पहले जो है सोसाइटी डिस्कस की थी, समाज डिस्कस किया हुआ था. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सिटीजनशिप. दैट इज द कि what are the duties and responsibilities of the citizens, how they are related with the state, what are their responsibilities towards the state, and what the responsibilities have been mentioned in the constitution for the states towards their citizens. तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, उसी परंपरा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे. सबको मैंने मैसेज कर दिया था. सार्थक, आपकी प्रॉब्लम दूर हुई? जो प्रॉब्लम आप शुरू में बता रहे, क्लासेस आपको पीछे की नहीं मिल रही थी? मिल गई सर। मिल गई ना, ठीक है. तो आइए जहाँ पर हम लोगों ने छोड़ा हुआ था वहीं से आगे लेंगे. चूँकि ये एनसीईआरटी काफ़ी लोगों के पास नहीं है और ये एनसीईआरटी अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन हम इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. अब हम लोगों ने कल नागरिकता के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया और नागरिकता को लेकर के हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ था कि नागरिकता की जो या एक नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं वह दो तरीके के होते हैं. तो मैं वहीं से अपनी बात को जो है आगे आज और आगे बढ़ाऊंगा. तो ये आप लोग के सामने है, लेकिन पहले मुझे इसका जो है आप लोग के साथ शेयर कर दूं स्क्रीन. तो नागरिक के दो कर्तव्य बताए गए थे. एक तो सरकार के प्रति बताया गया था कि सरकार के प्रति नागरिक के क्या क्या कर्तव्य हैं. तो सरकार के प्रति नागरिक का कर्तव्य क्या है? पहला है कि राज्य के कानूनों का पालन करे, राज्य के कानून का पालन करे. यहाँ पर मुझे गांधी बहुत अच्छे से याद आते हैं. गांधी हालांकि राज्य की शक्ति को कम मानते थे और राज्य को वो कम पसंद करते थे. उनका ये कहना था कि मनुष्य को स्वशासित होना चाहिए, उसके ऊपर किसी और को शासन नहीं करना चाहिए. लेकिन वो कहते थे कि जब तक आप राज्य के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तब तक जो है आपको इसे साथ में लेकर के चलना ही होगा. ये बात जो है ये गांधी कहते हैं. और तो ये कहते हैं कि राज्य के कानून का पालन करना चाहिए, ये सरकार के प्रति कर्तव्य है. तो राज्य के गांधी यहां तक थे कि जिन अंग्रेजों के विरुद्ध वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ भी ये मानते थे कि आप अगर कोई कानून आपको पसंद नहीं आ रहा, सरकार ने, गांधी की महानता देखिए कि गांधी क्यों इतने महान हैं. गांधी ये कहते हैं कि आपने माना कि कोई कानून बनाया, सरकार ने कानून बनाया और आपको वो कानून पसंद नहीं आता है, तो गांधी कहते हैं आप उसका खुल करके विरोध करिए. आपको छिपने या भागने की जरूरत नहीं. आपको लगता है कि राज्य का बनाया हुआ कानून सही नहीं है, तो यू नीड टू अपोज देम, बट व्हाइल अपोजिंग देम यू मस्ट बी रेडी टू फेस द म्यूजिक ऑफ द स्टेट. इफ यू आर अपोजिंग द स्टेट, अगर आपको राज्य का बनाया हुआ कोई कानून पसंद नहीं आ रहा है तो आपको राज्य के खिलाफ लड़ जाना चाहिए. और इसके नतीजन अगर राज्य के किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, ये जानते हुए भी कि वह गलत है, जो सजा राज्य दे उसे सहर्ष से स्वीकार करे. गांधी कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा. जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो छिप जाते हैं, भाग जाते हैं. तो गांधी कहते हैं कि अगर आप राज्य का विरोध करें और राज्य के बनाए हुए दंड को स्वीकार भी ना करें तो हर कोई अपने हिसाब से राज्य का विरोध करेगा और एक जो है अव्यवस्था सी फैल जाएगी. लेकिन जब आप राज्य का विरोध करते हैं और इस शर्त के साथ कि राज्य जो दंड देगा वो भी स्वीकार है, तो फिर आप उन्हीं बातों का विरोध करेंगे जिनके प्रति आप बहुत तार्किक रूप से संतुष्ट होंगे और आप में इसके लिए आत्मिक शक्ति होगी.
गांधी की महानता यह है कि गांधी राजनीति में आध्यात्मिकता को पसंद करते हैं। तो राज्य के कानून का पालन करना, और दूसरा जो है वह क्या है, वह यह है कि करों का भुगतान करना चाहिए। करों का भुगतान करना चाहिए। हालांकि इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी जो है इन्हीं दो बिंदुओं पर फोकस कर रही है, तो आपको भी बहुत अधिक घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दो बिंदुओं को लेकर के चलिए। अन्य नागरिकों के प्रति जो कर्तव्य है उसमें क्या है, तो इसका सबसे पहला जो इसका शर्त है वो ये होनी चाहिए कि जब अन्य नागरिकों में, ये कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि थोड़ा सा डिफरेंस बना रहेगा, तो इसमें है कि पहला चीज जो होनी चाहिए कि वह अन्य नागरिकों के अधिकारों, वह अन्य नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का सम्मान करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक ब्रिटेन की कहावत मशहूर है कि आपको अपनी छड़ी उतना ही घुमाने की इजाजत है जितना कि जहां से कि, मतलब आप अपनी छड़ी घुमाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां से कि मेरी नाक शुरू हो जाती है। यानी कि आप अपने अधिकारों का उपभोग उतनी ही सीमा तक करिए जिस सीमा तक कि दूसरों के अधिकारों के पालन में कहीं कोई बाधा नहीं आवे। तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करते रहना चाहिए। इसी तरह से कहा जाता है कि अगर आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो दूसरे के धर्म का भी सम्मान करिए। अपने धर्म का पालन इस तरह से मत करिए कि दूसरे के धर्म या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। लेकिन कब किसकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगा आजकल यही नहीं पता चल रहा है। तो ये कहते हैं कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और दूसरों के प्रति सहिष्णुता, तो ये कहते हैं सहिष्णुता, यहां पर कर दीजिए सहिष्णुता, यानी कि दूसरों को बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार रहिए। यह आपके लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों के लिए दो दो पॉइंट गिना देते हैं। तो ये कहते हैं कि एक नागरिक का सरकार के प्रति भी कर्तव्य है और अन्य नागरिकों के प्रति भी कर्तव्य है। यह दोनों के प्रति है और आपको दोनों का निर्वाह करना चाहिए। अब यहीं पर ये कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ते हैं, जो कि आज की समाज में समझना बहुत जरूरी है। और वो पॉइंट क्या है कि ये कहते हैं, आइए जरा इनसे बात करते हैं। तो इनका कहना है कि एक लोकतांत्रिक राज्य कैसा होता है। लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता अगर कहें तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि राजतंत्र में क्या होता है। राजतंत्र में कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी, यथा राजा तथा प्रजा। लेकिन लोकतांत्रिक राज्य की विशेषता क्या होगी कि यथा नागरिक तथा राज्य। इसकी खासियत क्या होती है,
यथा नागरिक तथा राज्य, यानी कि जैसा नागरिक वैसा राज्य। यह लोकतांत्रिक राज्य की विशिष्टता होती है कि जैसा नागरिक होगा वैसा राज्य हो जाएगा। यानी कि अब नागरिक या तो जागरूक नहीं है, वह चमचा टाइप का, भक्त टाइप का है। अब यहीं पर समझिएगा कि अगर यह जागरूक नहीं है तो राज्य, लोकतांत्रिक राज्य असफल हो जाएगा। अगर भक्त हो गया, चमचा हो गया तो खत्म हो गया, लोकतांत्रिक राज्य समाप्त हो जाएगा। और अगर वह जागरूक हो गया तो क्या होगा? लोकतांत्रिक राज्य उन्नति करेगा। यह इसकी अपनी विशिष्टता है। ठीक है ना? तो जैसा नागरिक होगा वैसा राज्य होगा, इसका उल्टा सही नहीं है। इसका उल्टा सही नहीं है। यानी कि लोग कहते हैं कि जैसा नेता होगा, नेता बहुत सशक्त चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो भाइयों और बहनों सशक्त नेता चाहिए। अरे नहीं बेवकूफ इंसान, ऐसा नहीं है। इसका उल्टा है। राजा को मजबूत कर दो, नेता को मजबूत बना दो तो तुम राजतंत्र में चले जाओगे। देश वह उन्नति करेगा, देश वह विकास करेगा जहां का नेता मजबूत नहीं, जहां की जनता जागरूक हो। आप अमेरिका में देखिए, आप ब्रिटेन में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, हर एक जगह क्या हुआ? हर एक जगह नेतृत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। लोगों के अधिकारों को, उनकी आलोचनाओं को, उनके सवालों को प्रश्रय दिया गया, जनता की जागरूकता का सम्मान किया गया, तो वह आसमान में जा बैठे। भारत में भी अगर बात कहें तो भारत में भी आर्थिक संपन्नता और मजबूती कब देखने को मिलती है? जब नेता कमजोर रहा हो, मजबूत ना रहा हो, बल्कि जिसने जनता को ताकत दी हो, चाहे वह आरटीआई की दी हो, चाहे मिड डे मील की दी हो, चाहे मनरेगा की दी हो। यानी कि जितना कमजोर तबके को आपने मजबूत बनाया अर्थव्यवस्था। यहां तक कि 2008 से 2012 के बीच में जो मंदी का दौर आया था, उसमें भारत ने पूरी दुनिया को लीड किया और पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की कि भारत ने पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी से उभार लिया। क्यों उभार लिया? क्योंकि यहाँ के निचले तबके को आपने मजबूत बनाया। तो जितना निचला तबका आप मजबूत कर देंगे, उतना ही ज्यादा यह देश मजबूत हो जाता है। नेता को मजबूत बना दीजिए, देश मर जाएगा। नेता मजबूत नहीं चाहिए ये, क्योंकि नेता मजबूत हो जाएगा तो वह तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका वह दुरुपयोग करेगा, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। क्योंकि मजबूत होने का मतलब ही है कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, और जब ताकत का इस्तेमाल करता है तो ताकत उसको अंधा कर देती है। तो इसलिए जो नेता ज्यादा मजबूत होने लगे, कान पकड़ करके उसे बाहर कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है।
और आपके सामने हिटलर का, मुसोलिनी का, सद्दाम हुसैन का, सबका एग्जाम्पल पड़ा हुआ है कि जब जब नेता मजबूत हुआ है वह देश को गर्त में ले गया है। आज भी आप देखिए, बलात्कारियों का स्वागत किया जा रहा है। अभी आज महेश ने मुझे जो है एक स्टेटमेंट भेजा किसी उपराज्यपाल का, पूरी तरह से गलत था, बहुत गंदा स्टेटमेंट था, उसे तुरंत कान पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। लेकिन ये कि बाहर कौन से लोग करेंगे, बल्कि आप इस बात को समझिएगा महेश, अगर मैं आपसे, राष्ट्रपति के कमेंट से भी थोड़ा सा एक लगा था सर। क्या होने लगा था? गुजरात का नमक खाते हैं, ये बहुत गलत है। अगर आप देखिए तो रामनाथ कोविंद के समय से ये परंपरा शुरू हुई कि राष्ट्रपति उन राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं जहां पर कि चुनाव होने वाले हैं। पहले कभी कभार संयोग मात्र हो जाता था, लेकिन रामनाथ कोविंद भी देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 बार जो है दौरा करते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज को गलत किया है। और दूसरी तरफ जो है अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू, क्या जरूरत थी कि जो है आपको राष्ट्रपति के तौर पर इस बयान में जो है बहुत सॉलिड तौर पर मैं कहूँ, खुल करके कहूँगा कि राष्ट्रपति के तौर पर पहले तो आपको जो है चुनाव होने वाले राज्य के दौरे से बाज आना चाहिए था, आपको निष्पक्ष होना चाहिए था। तो क्लियर है कि आप जो है देश की राष्ट्रपति से ज्यादा बीजेपी के नेता के तौर पर आप बिहेव कर रही हैं। ऐसे में उदित राज का जो स्टेटमेंट है उसको आप गलत नहीं कह सकते। और यूपीएससी के स्टूडेंट के तौर पर आप समझिएगा कि कहां पर जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी। राष्ट्रपति शपथ लेता है देश के संविधान के रक्षण, परिरक्षण और संरक्षण की, अनुच्छेद 60 में स्पष्ट भाषा है, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हुआ है और रामनाथ कोविंद के जमाने से हुआ है। तो एक तो जो है बहुत बड़ी गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई है, और दूसरी ये है कि राष्ट्रपति को चमचागिरी शब्द बोल दिया गया। ये राजतंत्र थोड़ी है कि उनकी मर्यादा भंग हो गई। मर्यादा तब भंग होती है जब आप देश के नागरिक को चमचा बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति और जनता में से, नागरिक में से कौन ज्यादा बड़ा है? नागरिक बड़ा है। आप नागरिक को जो है उल्टी सीधी बातें बोलते रहिए, अनाप शनाप बोलते रहिए। इसके पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अगर संवैधानिक पद के बारे में बात कर लें तो मनमोहन सिंह को नपुंसक तक बोला जाता था। तो भाषा जो है अगर हम देखें, और यहीं पर जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि जनता ये समझे कि राष्ट्रपति को चर्चा कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, देश के अंदर की बात है, कोई बाहरी थोड़ी आकर के बोल रहा है। लेकिन देश के नागरिकों को कोई चमचा बोल दे, यह ज्यादा बड़ा पाप है। तो पहली चीज तो यह है कि क्या बोला गया है, और दूसरे राष्ट्रपति ने जो काम किया है, राष्ट्रपति के ऊपर इस कार्य के लिए महाभियोग की कार्यवाही होनी चाहिए। संविधान प्रदत्त जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर, बिल्कुल सर। महेश, आपने क्या करें? आपने बोला महाअभियोग चलाना चाहिए, पर 2 तिहाई वोट तो मिलने चाहिए ना उसके लिए भी। नहीं, तो ये देश की जनता की जिम्मेदारी है कि इसके लिए दबाव बनाए। इसके लिए जो है एक आंदोलन होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने बोला है, और वो भी अगर सामान्य इनिशिएट हो जाना है सर, बहुत असर करेगा। क्या करेगा? सिर्फ इनिशिएट हो जाना है महाभियोग का, ये भी बहुत असर करेगा। हाँ, इसको भी जनता पता चलेगा को जो है कि पहली बार जो है इस चीज पर जो है सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि चुनाव बाउंड नहीं रहता गुजरात, और वो साल भर, 1.5 साल, 2 साल पहले आकर के ये स्टेटमेंट दे देती तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर 2 साल बाद आप जाकर के स्टेटमेंट दे दी, चुनाव के 6 महीने बाद जाकर के स्टेटमेंट दे दीजिए, नहीं मिर्ची लगनी है। चुनाव के दौरान आप बीजेपी के एजेंट के तौर पर कैसे बात कर सकती हैं देश के राष्ट्रपति होकर के? और अगर ये प्रतिभा पाटिल या प्रणब मुखर्जी भी अगर ये काम करते तो वो लोग गलत करते हैं।
और यही पर आवश्यकता पड़ती है कि क्यों द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाया जाना चाहिए। जो गलतियां रामनाथ कोविंद करते चले आए वही गलतियां जो है द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं, और इस जनता को अब एक्शन लेना चाहिए। और जनता अगर इसी तरह से सन्नाटे मार करके बैठी रही तो निसंदेह जो एक लोकतांत्रिक राज्य को जो कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं वह बर्बाद हो करके रहेगा। सर ये सिर्फ चुनावी राज्यों तक ही सीमित होता है या फिर ये तो हमारे गुजरात के अलावा बाकी जो भी नागरिक हैं सबके लिए अस्मिता का सवाल है कि अगर उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए, क्योंकि भारत में नमक खाना, किसी का नमक खाना नहीं, देखो ये इस तरह की अंडर स्टेटमेंट चल जाता है कि कभी कभी आप कहीं पर गए तो ठीक है, ज्यादातर जो है नमक वहां से आ रहा है और देश में हम गुजराती भी उतने ही देश के नागरिक हैं। अब तुम्हारी प्रवेश से कोई व्यक्तिगत लड़ाई हो तो बात अलग है, वरना गुजराती उतने ही हैं जितने के पंजाबी, यूपी और बिहारी हैं। ये ठीक है, कह दिया जाता है, लेकिन जिस इंटेंशन के साथ कहा गया है वो बहुत गलत है। और द्रौपदी मुर्मू ने जो संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी है, आपने राष्ट्रपति की तरफ व्यवहार ही नहीं किया है। आप तो बीजेपी के जो है चुनावी एजेंट के तौर पर आपने बात की है, तो आपने तो मर्यादा का साफ साफ उल्लंघन किया है। ये तो गलत जी सर, ठीक है ना। ये ऑन रिकॉर्ड ये सब मैं बोलता हूँ, कहीं पर भी चिपकाना चिपका देना, ठीक है ना। और आने वाले समय में देखना जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ आज से 4 साल 5 साल बाद ये बातें असर रखेंगी और होगा, इस तरह की हरकतें शुरू होंगी। तो ये कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और भी बहुत कई बार कहता हूँ कि जैसे कि बलात्कार के मुद्दों पर यह बात कही जाती है कि जो बलात्कार करता है उसको जो है फांसी दे देनी चाहिए, तुरंत मार दिया जाना चाहिए, उसका जो है गुप्तांग काट देना चाहिए। क्यों भैया, मतलब कितने क्रूर हो चुके हैं ना हम लोग, कि बलात्कारी तो क्रूर है ही, हम लोग देखिए कैसी कैसी क्रूरता सोच लेते हैं। चौराहे पे मार दो, अरब देशों का एग्जाम्पल दिया जाता है। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा, अरब देशों का भी एग्जाम्पल दिया जाता है कि बलात्कारियों से निपटने के लिए उनके यहाँ पत्थर मारे जाते हैं। अच्छा, एक डेटा मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग को जान करके आश्चर्य होगा कि अरब देशों में हिंदुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, और ये कतर जैसे या कुछ देशों में तो ये 13 से 14% तक जा चुके हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ ये था कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी हिंदुओं की संख्या 3% को पार कर गई है। तो बड़ी तेजी से अगर देखा जाए तो हिंदू जनसंख्या में जो है वृद्धि हुई है। ये एक डेटा था जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, काम आएगा। परवेज सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अपने देश में तो लिंचिंग होती है, अदर कम्युनिटी को, माइनॉरिटी को जो दबाया जाता है उसके खिलाफ बोला जाता है, पर बाहर के देश में ऐसी लिंचिंग हो तो उसको कैसे सपोर्ट दिया, मतलब देखा जाना चाहिए? यानी कोई कनाडा में रहता है, दोनों जगह गलत है, कोई देखने की जरूरत ही नहीं, दोनों जगह गलत है लिंचिंग। पर एक चीज परवेज और कहूंगा कि जो लिंचिंग होती है ना, वो सिर्फ माइनॉरिटी या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हो रही है। सुबोध सिंह सवर्ण हिंदू थे, उत्तर प्रदेश में भीड़ ने उनको मार दिया, जबकि वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, रौबदार पुलिस इंस्पेक्टर थे। और इसी तरह से भीड़ जब मारना शुरू करती है तो भीड़ आपके जात पता नहीं पूछती है, और कई बार ये हुआ है कि भीड़ ने जो है सही लोगों को भी मार डाला है। तो मॉब लिंचिंग, हिंसा किसी भी रूप में, हिंसा सर्वत्र वर्जयते। और इसी तरह से ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं कि जब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को जो है मारा है, उनकी जो है संख्या 150 मिल गई है, और उन्होंने पता चला कि मैं जो फैजाबाद में था, आज से 4-5 साल पहले की ही घटना मैं बता रहा हूँ, और मैंने देखा कि एक पत्रकार फोटो खींच रहा था तमाम लोग से। तो तब तक एक जो है नाजनीन उधर से गुजरी, नाजनीन का मतलब लेडी एक गुजरी उधर से, और वो बेचारा फोटो खींच रहा था, वो खींचते खींच गया
अब तब तक जो है उसके साथ के, उस लड़की के साथ के बहुत सारे लोग मिलकर के उस जो है पत्रकार को मारने लगे, फोटोग्राफर को। फोटोग्राफर का कहना था कि मैं तो यहाँ पर सिंपल फोटो खींच रहा हूँ और उसमें अगर कोई सामने आ गया तो मैं क्या करूँ। अच्छा, फोटो खींचना इतना बड़ा गुनाह भी तो नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है उसको मारने लगे। ये तो बात लगी कि वहां पर हम लोग खड़े थे तो मैं अक्सर करके इंटरवीन कर जाता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम इसीलिए इसको मार रहे हो ना क्योंकि तुम्हारी संख्या यहाँ पर 10 लोगों की है और तुम्हें इतना लगता है कि गलत है, तो तुम रुक जाओ, 2 मिनट का समय दो, यहाँ पे मैं 50 अभी खड़ा कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ, वो तुमको मारेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि उसने फोटो खींच करके गलत किया है, तुम्हारी बगैर परमिशन किया, उस लड़की के परमिशन के बगैर खींचा हुआ, तो तुम्हारे पास जो है कानूनन रास्ता है, FIR करो ना उसके ऊपर। लेकिन तुम मार कैसे दोगे? तो होता क्या है कि भीड़ हमेशा पागल होती है और वो सही गलत का निर्णय नहीं करती, वो बस मार देना चाहती है। आप सर, मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि कनाडा में जो सिख और हिंदू के बीच में जो झड़प हो रही है उसके रिगार्डिंग था, क्योंकि उसको भारत देश को कैसे देखना चाहिए उस चीज को भी। गलत है, कहीं पर भी हो, फिर भारत को ये समझना चाहिए कि ये कनाडा का आंतरिक मामला है। कनाडा इसी तरह से भारत के मसलों पर बोलेगा तो भारत को कैसे लगेगा? ब्रिटेन या इटली जो है, भारत में अगर क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक हो रहा और वो उस पर बोल दें, अगर मान लो कहीं पर हुआ है, इसी तरह से हिंदू मुसलमान के दंगों में अगर जो है मुस्लिम देश अगर बोलना शुरू कर तो भारत कहेगा ना कि हमारा आंतरिक मामला है और आप इसमें दखलंदाजी मत करिए, ये हमारी संप्रभुता पर चोट है। तो अगर वो भी बोलेंगे तो वो भी होगा। पर परवेश, तुम मुद्दों को इतना भटका क्यों देते हो? हम बात कहां पर कर रहे हो, तुम बात कहां पर करा रहे हो? तुम इतना टैलेंट मतलब पैदाइशी तुम्हारे अंदर है या इसके लिए कोई कोर्स किया है तुमने यीशु से भटकाने वाला? परवेश, क्योंकि मैंने वो देखा था इसलिए मैंने पूछ लिया सर। तुम बस केवल इतना बताओ कि ये तुम्हारा पैदाइशी टैलेंट है या कोर्स किया, सर्टिफिकेट वगैरह कोई पैसा वैसा दे करके? कहो तो एक पोल करा दूं अभी कि परवेज क्लास में सबसे ज्यादा इररिलेवेंट सवाल पूछता है, हाँ या ना में जो है पोल हो जाएगा। करा दूं? नो सर। काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे पोल होता कैसे, ये मैं ढूंढने ही लगा था इस पे। पोल का कोई ऑप्शन आता है इसमें? आता ही होगा, ढूंढने ही। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाह रहा था इस मुद्दे पर? तो मैं बात कर रहा था, हम लोग नागरिक समाज के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। तो अरब देशों के बारे में ये कहा जाता है कि अरब देशों में बलात्कार जैसे दोषों पर वहां पर तुरंत जो है हो जाता है, पत्थर वगैरह मार करके खत्म कर देते हैं। ऐसे में ही एक आंदोलन में हम लोगों ने भी शरीक किया हुआ था और शरीक हुए थे। वो मुद्दा क्या था कि ईरान में कुछ साल पहले कुछ होमोसेक्सुअल्स को, समलैंगिकों को चौराहे पर लटका दिया गया था फांसी पर। कई सारे जो होमोसेक्सुअल्स को एक सीरीज में कि होमोसेक्सुअलिटी इज अगेंस्ट द इस्लाम। मुझे लगता है कि इस्लाम को भी जो है समय के साथ जो है अपनी मान्यताओं पर गौर करना चाहिए। होमोसेक्सुअलिटी क्या, जिस समय कुरान लिखा गया था उस समय कोई इशू था भी, लोग इस बारे में इतना खुला हुआ बोलते थे। लेकिन खैर हम अभी के समय में आते हैं। तो अब अरब देशों में क्या किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको समझिएगा कि अरब देशों में तुरंत जो है बलात्कार जैसे मुकदमों पर काम कर दिया जाता है, तुरंत सजा दे दी जाती है। सर तो वहाँ इस तरह की भी तो है सर की, क्या करें? तो सर वहाँ तो पैसे के द्वारा ये हिनियस क्राइम को भी लोग खरीद लेते हैं, मतलब जो पीड़ित है उसको पैसे दे के समझौता तक कर लेते हैं। सभी देशों में ऐसा नहीं है यार। हाँ, सभी देशों में नहीं, कुछ देशों में। हाँ, और दूसरी चीज ये शरीयत के कानून के तहत होता है, ऐसी इजाजत है।
आपने बलबन के ज़माने में भी देखा होगा कि बलबन मैंने मेडिवल हिस्ट्री जब मैंने पढ़ाई है तो मैंने ऐसे 3-4 घटनाओं का जिक्र किया हुआ कि जब बलबन ने जो है एक महिला थी तो उसके पति को जो है वहाँ के जो है गवर्नर ने, उसके क्षेत्र के गवर्नर ने किसी जुर्म में चाबुक से पीट करके मार डाला है। जब ये गया तो ये हुआ कि भाई इसमें इतनी सजा नहीं देनी चाहिए थी जितना कि आपने दे दिया, तो एक्सेसिव पनिशमेंट था। उसके खिलाफ उसने जो है अपील की बलबन के दरबार में। तो बलबन ने जो है शरीयत के हिसाब से उस महिला को जो है ये अधिकार दिया कि वह चाहे तो इसके प्राण ले और चाहे तो इसके प्राण छोड़ दे। अंत में वह गवर्नर जो है उसने पैसा दिया महिला को, काफ़ी बड़ी अमाउंट पे किया और पे करके जो है उसने अपने आप को बचा लिया। तो ये कहीं न कहीं ये चला आ रहा है एक। लेकिन मेरा जो इशू है कि क्या अरब देशों में अगर त्वरित न्याय के नाम पर तुरंत मार दिया जाता है तो क्या अरब देशों में बलात्कार बंद हो गए हैं? वहां पर यह भी नियम है कि जिसका बलात्कार हुआ वो भी दोषी है, बिना किसी सफाई के दोषी है। वो परिस्थितियों का हवाला नहीं दे सकते। अगर उसके साथ बलात्कार हुआ तो वो भी दोषी है। तो क्या अरब देशों में बलात्कार या हत्या जैसे अपराध रुक गए हैं? तो बिल्कुल नहीं रुके हैं। वहीं पर मैं एक और देश का उदाहरण देता हूं और वह देश है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड की आज की स्थिति, वहां के कानून बहुत सरल और बहुत कठोर नहीं है। सरल है परंतु कठोर नहीं है। लेकिन अरब देशों की ये स्थिति आन पड़ी है कि अरब देशों में जेल खाली हो गए हैं क्योंकि अपराध लगभग शून्य की अवस्था में पहुंच गए हैं। और मैं ये बता सकता हूं कि जब नीदरलैंड्स में मैं था, द हेग में था, तो द हेग में ज्यादातर जगहों पर जब हम लोग अखबार वगैरह पढ़ते थे तो कभी भी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि वहां पर जो है, या थोड़ी बहुत टीवी में जो समझ में आ जाता था न्यूज़ वगैरह, हालांकि समय ही बहुत अधिक नहीं मिलता था। दिन भर यूनिवर्सिटी में रहो, शाम को प्रोजेक्ट के चक्कर में भागते रहो, एक देश से दूसरा देश, दूसरे देश से तीसरा देश, चौथा देश भागते रहते थे। लेकिन जहां तक हम लोगों ने देखा कि वहां पर अपराध बहुत कम होते थे, ना के बराबर थे। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि लगभग 0 हो गए हैं। हालांकि मैंने जो अपराध देखा है कि द हेग यूनिवर्सिटी के पश्चिम साइड में एक इलाका हुआ करता था जिसमें कि हम लोग को मना किया जाता था कि आप मत जाइए। तो वहां पर आपको क्यों नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि वहां पर जो है थोड़े से कुछ अपराधी जरूर होते थे। वहां पर महिलाएं जो है वो बिना कपड़े के जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह करती हैं वो शीशे में पोज दे करके ठीक वैसी खड़ी रहती हैं जैसे हमारे देश में कपड़े बेचने के लिए जो है कपड़े जो है लगा दिए जाते हैं। तो उनके देश में उसकी पोजीशन थी। शराबी जो है शराब पी करके जो है नीचे लौटते रहते थे जमीन पर। लेकिन इसको छोड़ करके कोई बहुत हीनियस क्राइम हम लोगों ने नहीं देखा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? अरब देशों में आज भी नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जाता है, उनके विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया जाता है। कठोर कानून है, जबकि नीदरलैंड्स में इसका ठीक उल्टा है। नीदरलैंड्स में यहाँ तक स्थिति आ गई है कि जेलरों की नौकरी खतरे में आ गई है कि जब अपराधी ही नहीं है तो फिर जेलर करे क्या? तो आसपास के देशों में जहां पर कि अपराध ज्यादा है उनके यहाँ से अपराधी किराए पर द नीदरलैंड्स में रखे जाते हैं, जिससे कि वहां के जेलरों की नौकरी बची रहे। तो सवाल ये उठता है कि क्या अपराधियों को सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए या उनको खत्म कर देने की कोशिश करनी चाहिए? और दूसरा, क्या सिर्फ राज्य के कानून के जरिए अपराधों पर लगाम लगाया जा सकता है? क्या केवल शब्द लीजिएगा। तो मैं हमेशा से ये मानता हूं कि अपराधियों को दंडित कर देना तो आसान है,
लेकिन समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। इसी लाइन को ये एनसीईआरटी पेज नंबर 11 पर लिखती है कि सामाजिक बुराइयां, ये बहुत अच्छा कोटेशन है जिस पर कि पूरा जो है आप 250 या 1000 शब्दों में आप एक निबंध लिख सकते हैं इस लाइन के ऊपर। लेकिन इसके लिए पर्याप्त आप लोगों के पास उदाहरण वगैरह होने चाहिए। सामाजिक बुराइयां केवल सरकार द्वारा कानून बनाकर समाप्त नहीं किए जा सकते। ये केवल कानून बना करके आप इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? ये कहते हैं कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए जनमत का निर्माण आवश्यक है। जनमत बनाइए। और जनमत कब बन सकता है? जब लोगों के अंदर पर्याप्त जागरूकता हो। तो लोग जागरूक हो तभी हो सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि समाज का निर्माण भविष्य में आप कैसा चाहते हैं, तो समाज का निर्माण कानूनों द्वारा नहीं हो सकता। समाज का निर्माण कानूनों द्वारा नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो सकता है? मनुष्यों द्वारा होता है। व्यक्तियों द्वारा होता है। ये थोड़ा सा इसको मैं और बेहतर कर दूं। मैं यहां पर लिख देता हूं, द्वारा नहीं होता है बल्कि मनुष्यों के द्वारा होता है। लोकतांत्रिक राज्य के लिए यह अनिवार्य है कि उसके नागरिक जो हैं वह शासन की प्रक्रिया में भाग लें। यदि समाज के सभी वर्गों के नागरिक शासन के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भागीदारी लें, सभी वर्ग के लोग, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, दलित, सवर्ण, नारी, पुरुष, किन्नर, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, सब, एवरीवन विल डू इट। तो अगर सभी लोग सक्रिय रूप से भागीदारी लें तो समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आधारभूत प्रक्रिया जो होती है, निर्णय लेने की आधारभूत प्रक्रिया, उसमें सभी लोग भागीदारी ले। ऐसा नहीं कि सरकार, देखिए आज की तारीख में उल्टा हो क्या रहा है कि सरकार जनता की मांग के हिसाब से कानून नहीं बना रही है, या जो समाज में जो मुद्दे हैं हम उन पर बात नहीं कर रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज हम जमीनी मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं, हम पैराशूट मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि मुद्दे पैराशूट के माध्यम से आपके ऊपर गिरा दिए जाते हैं कि मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, सिख खतरे में है, ईसाई खतरे में है, बुलेट ट्रेन चाहिए। ये सब जो इश्यूज आज आपकी तारीख में लेकर के आते हैं, ये कहां से हैं? ये पैराशूट इश्यूज हैं। वास्तविक इश्यूज क्या होनी चाहिए कि क्या प्राथमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिल रही है? क्या प्राइमरी स्कूल्स में 5 टीचर हैं? क्या प्राइमरी स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर है? क्या प्राइमरी स्कूल में कॉपी किताब के अलावा सीखने के और तौर तरीके हैं? क्या प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में हफ्ता में या 15 दिन में एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या बाल मनोवैज्ञानिक आता है
क्या वहां पर माता पिता के साथ रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है? क्या हम इस इशू पर बात करना चाहते हैं? क्या हम देश में कुपोषण की पर बात करना चाह रहे हैं? क्या हम फुटपाथ पर सोने वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम लोगों के अंदर बढ़ती हुई हिंसात्मक प्रवृत्ति पर बात कर रहे हैं? क्या हम स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं? क्या हम महामारियों पर बात कर रहे हैं? क्या हम रोजगार के ऊपर बात कर रहे हैं? हम इन मुद्दों पर बात न करके अगर ये बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को क्या कह दिया, तो ये पैराशूट इशू है। एक तो बोलने वाला गधा और दूसरा उस पर प्रतिक्रिया उसको गलत बताने वाले महागधा। क्योंकि राष्ट्रपति है ही कौन? राष्ट्रपति जनता की सेवक है, वह नागरिकों से ऊपर कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है राष्ट्रपति। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं कि आज की तारीख में राजनीति पैराशूट के माध्यम से काम की जाती है, जबकि राजनीति को होनी कहां पर चाहिए? जमीनी हकीकत के रूप में होनी चाहिए। तो इसके पीछे वजह क्या है कि सरकार जब कानून बनाती है तो उन कानून में जनता की भागीदारी नहीं के बराबर है। कृषि कानून आ गया और उसके बाद आईटी सेल लोगों को बताता कि कृषि कानून आपके फायदे में क्यों है। ये गलत है। कृषि कानून जैसे मुद्दों पर कल को आपको लिखना भी होगा एग्जामिनेशन में, तो आप कैसे लिखेंगे कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जनता में पहले रायशुमारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक इसे जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करिए, और जब ये डिस्कशन पर्याप्त मात्रा में हो जाए तभी आप इसको लेकर के आगे आइए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये डिस्कशन आप किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या मेरी बात यहां तक स्पष्ट है? मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? तो जब जनता की सक्रिय भागीदारी होती है तो जो लोकतंत्र है, जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसमें गुणात्मक अभिवृद्धि होती है। बहुत क्वालिटेटिव जो है प्रोग्रेस देखने को मिलता है। यानी कि मैं नटशेल में इस बात को कह सकता हूं कि लोकतंत्र में यह बात शामिल है कि समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे, लोकतंत्र में यह बात शामिल है। आप लोग लिखना चाहिए हो तो लिख लीजिएगा कि लोकतंत्र में यह बात शामिल है कि समाज को प्रभावित करने वाले मुद्दे जहां तक संभव हो सके समाज के द्वारा ही लिए जाने चाहिए। जिन मुद्दों पर टकराव हो हमें वेट करना चाहिए, हमें राष्ट्र के अंदर सहमतियां तैयार करनी चाहिए। आज की राजनीति क्या करती है? वह राष्ट्र के अंदर सहमतियां तैयार नहीं करवाती है। और हम एक नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका से कहीं चूक गए। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है। एक नागरिक के तौर पर अगर राज्य और सरकार के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य हैं तो सरकार के ऊपर मेरा एक अधिकार भी है, राज्य के ऊपर मेरा एक अधिकार भी है। लेकिन नागरिकता और सरकार के बीच में जो रिश्ता है उसको समझिएगा कि जहां पर समाज में अन्य जितने भी तौर तरीके हैं वे सब क्या करते हैं? वे आपको कनेक्ट नहीं करने देते हैं। यानी कि आप चाहें तो उनके मेंबर बने, चाहे तो आप उनके मेंबर ना बने। जैसे कोई एनजीओ है तो इट इज अप टू मी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, इट इज अप टू मी, एक गेम है, इट इज अप टू मी, एक स्कूल है, इट इज अप टू मी कि मैं उसका सदस्य बनता हूं या मैं उसका सदस्य नहीं बनता हूं। लेकिन इसके उलट अगर मैं बात करूं तो नागरिक के तौर पर हम राज्य से हमेशा जुड़े होते हैं, वह हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं करता है।
सरकार के जो कानून होते हैं वे हर हाल में हम पर लागू होंगे, हम चाहें तो भी और हम ना चाहें तो भी सरकार का कानून मेरे ऊपर लागू हो करके रहेगा। तो इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि सरकार की शक्ति बहुत अधिक है। सरकार हमको नियंत्रित करने की, नागरिकों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है, लेकिन इस शक्ति पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। जैसे कि ये कहा गया है कि सर्वोत्तम सरकार, जब सरकार को परिभाषित किया जाता है तो कहा जाता है कि अच्छी सरकार कौन सी है या सबसे अच्छी सरकार कौन सी है। तो ये कहा गया कि सर्वोत्तम सरकार की परिभाषा क्या होगी, एक अच्छी सरकार की परिभाषा क्या होगी। तो सबसे अच्छी सरकार वो है जो जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे। जो जनता की इच्छा के अनुसार शासन करे। यानी कि आज की तारीख में क्या होता है कि जनता की इच्छा के अनुसार शासन नहीं होता है, शासक की इच्छा के अनुसार शासन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जनता के दिमाग में बैठा दिया जाता। आज की तारीख में मनुष्यों की जो भावनात्मक क्षमता है वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है और उसको पेनिट्रेट कर लेना, उसको भेद लेना बहुत आसान है और इसी का फायदा उठा रहे हैं। कभी आपसे बॉलीवुड का जो है बहिष्कार करो, अभी आदि पुरुष का बहिष्कार चल रहा है और बहिष्कार कौन कर रहे हैं? अपने आप को हिंदू समझने वाले कि हमारे भगवान को तुमने ऐसा दिखा दिया। अरे तुलसीदास ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और आप तमाम तरह की रामायण उठा करके देख लीजिए, अलग अलग रामायण ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हर किसी ने जो है उसको अलग बताया है। और अगर आप वर्तमान में ही देखिए तो तमाम हिंदूवादी संगठन ही जो है वो हनुमान जी को आज की तारीख में यूरोपियन शैली में बाइसेप्स वगैरह और सिक्स पैक वाला दिखाते हैं, जबकि आप पुराने रामायण में देखिए तो बलिष्ठ तो हैं लेकिन वो बाइसेप्स और ये सब निकले हुए नहीं होते हैं। उनकी शरीर सुजौल और भारतीय परंपरा में भरी होती है। तो क्या ये कहना चाहते हैं कि हमने जो सोचा वो सही है, तुम मत सोचना, तुम्हारी कल्पना हम नहीं मानेंगे, हमारी कल्पना अगर हम मूल से अलग मानेंगे तो ठीक है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपको कहा जा रहा है कि चलो तुम बॉलीवुड का विरोध करो और तुम उसमें खो जाओ। तुम कह रहे थे कि बेरोजगारी चिंता हो, तुमसे कह रहे हैं कि बॉलीवुड की चिंता करो और तुम बाइकॉट गैंग बन गए हो और तुम उसको सही या उसको गलत सिद्ध करने में लग गए, जबकि तुम्हारा ये इशू ही नहीं था, जबकि ये तुम्हारा मुद्दा ही नहीं था। तुमने तो गलत इशू, गलत मुद्दा उठा लिया है। तो ये क्या करते हैं कि ये आपकी इच्छा, ये आपको बताते हैं कि आप इसकी इच्छा करिए और इसकी इच्छा नहीं करिए। यानी कि जो नीचे से ऊपर आना चाहिए था, इस बात को समझिएगा कि राजनीति चलनी कैसे चाहिए थी। राजनीति नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए थी। आज राजनीति कैसे चली है? ऊपर से नीचे की ओर। और यही वजह है कि लगातार अगर आप आंकड़े देखिए अर्थव्यवस्था वगैरह के, तो ये डूबता जा रहा है। चंद लोग ही जो है मुनाफे में हैं। ये एक बड़ी समस्या के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इसी बात को
हमेशा याद रखिएगा मौलिक परिकल्पना में कि सबसे अच्छी सरकार वही है जो जनता की इच्छा के अनुसार करे। और जब ये ऐसा होता है तो ऐसी सरकार में, आगे समझिएगा, ऐसी सरकार में जनता की भागीदारी होती है। ऐसी सरकार में जनता की भागीदारी होती है। और इस तरह की सरकार को हम कैसी सरकार कहते हैं? हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं। जब आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, जो उत्तरदायी सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप लोगों को मैं गवर्नेंस पढ़ाऊंगा, अलग से उसका कोर्स चलेगा, तो गवर्नेंस में आप लोगों को जब गुड गवर्नेंस पढ़ाई जाएगी तो गुड गवर्नेंस की या सुशासन की पहली शर्त ही होती है कि सरकार को उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। चुनाव जीत लेने वाली सरकार उत्तरदायी सरकार नहीं है, क्योंकि चुनाव तो आप धोखाधड़ी से भी जीत सकते हैं, चुनाव के मुद्दे बदल करके भी आप जीत सकते हैं। तो चुनाव, जैसे देखिए पॉलिटिक्स क्या होती है, ये आप पॉइंट समझिएगा कि पॉलिटिक्स दो तरह की होती है, राजनीति दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और दूसरे को हम कहते हैं फंक्शनल पॉलिटिक्स। ये होती है, ऐसी होती है जो केवल चुनाव जीतने के लिए होती है। और ये होती है जो कार्य करती है तमाम तरह के। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होगा? आप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, मैं नाम लिख करके दे रहा हूं। तो ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? ये 24/7 केवल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं। वहीं पर आप मनमोहन सिंह को ले लीजिए, सोनिया गांधी ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। सोनिया गांधी ने क्या किया हुआ था कि उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उन्होंने सोनिया गांधी ने अपने हाथ में ले रखी थी, और फंक्शनल पॉलिटिक्स उन्होंने मनमोहन सिंह के हाथ में ले रखी थी। हालांकि दोनों का संतुलन बाद में बिगड़ गया, वरना मनमोहन सिंह के जमाने में जितने बड़े काम हुए हैं, चाहे वो आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन रहा हो, चाहे आरटीई का इम्प्लीमेंटेशन रहा हो, चाहे मनरेगा का रहा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल रही हो, मतलब एक साथ आप धड़ाधड़ देखेंगे तो गरीब तबके के लिए उन्होंने ऊपर उठाने के लिए काफी काम किया। लेकिन ये जो फंक्शनल पॉलिटिक्स है, ये चुनाव जीतने की गारंटी नहीं देती है। और अगर आप वर्तमान प्रधानमंत्री को देखिए तो इनका फंक्शनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये प्योर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। और मनमोहन सिंह का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, फंक्शनल पॉलिटिक्स थी। तो जनता का भला भी अगर हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत गए तो इसका मतलब कि आपकी सरकार सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर निकल गई, बाउंस से निकल गई? नहीं सर, समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी, अगर आप कहिए तो गड़बड़ी के तौर पर अपने समाज के भीतर आप लोग देख सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर जनता जागरूक होगी तो जागरूक जनता इन दोनों के बीच का अंतर कर लेती है। लेकिन अगर जनता जागरूक नहीं हुई, उसकी भावनात्मक बुद्धि कमजोर हुई, तो इन दोनों के बीच का अंतर नहीं कर पाएगी। आप अरविंद केजरीवाल को भी देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल भी फंक्शनल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो भी 24/7 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से ही करते हैं।
आप देखिए तो उन्होंने कोई, जैसे अगर आप मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को उठा करके देखें तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय में पॉलिसीज ऐसी आती हैं जो जमीनी स्तर पर जो है परिवर्तन लाती हैं। पर अरविंद केजरीवाल अगर फ्री बीस को छोड़ दिया जाए तो कोई भी एक रणनीति ऐसी बताइए कि जो स्थायी रूप से लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती है। ये जो हेल्थ कार्ड भी बन रहे हैं, ये हेल्थ कार्ड भी जो है ये मनमोहन सिंह की ही देन थी। जो स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहे हैं वह भी मनमोहन सिंह के जमाने की थी। तो मनमोहन सिंह के युग में ये काफी बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज पैदा करने की कोशिश की गई थी। हाँ महेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी ना मनमोहन सिंह जी के टाइम में, उसी का पार्ट है ये। हाँ। उसी को इन्होंने आगे क्रियान्वयन किया है। हाँ, वो 30,000 तक की थी, छोटे लेवल पर था, उसको बड़े स्केल पर लेकर। जी जब पैसे भी इतने ही लगते थे सर, अब ज्यादा बढ़ गए। तो वो तो समय के साथ पैसा हर चीज का बढ़ जाना है, ये तो हम मान के चलेंगे। हाँ सूरज। सर ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और फंक्शनल पॉलिटिक्स मतलब ये टेक्निकल वर्ड है क्या सर? यस दे आर। सर हिंदी क्या होगा इसका सर? चुनावी राजनीति, क्रियात्मक राजनीति। ठीक है सर। ठीक है ना? तो अगर आप इसको लेकर के आगे चलेंगे तो ये इसको कहते हैं कि उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए। तो उत्तरदायी सरकार, ये गुड गवर्नेंस में मैं बात कर रहा था, तो हम लोग वहां पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम इससे जरा बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग गुड गवर्नेंस में आएंगे तब इस पर आएंगे। अब ये इन्होंने बताया है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति नागरिक कैसे बनता है, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा इसको डिफाइन नहीं किया है, बहुत हल्के पे करके छोड़ दिया है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? इस पर मेरी आप लोग को सलाह होगी कि आप क्या करेंगे। ये मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि आप जो है, जो आईएएस मार्गदर्शक चैनल है, आप प्यार से इसके जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, ये आप लोग को दिख रहा है बोर्ड? नहीं दिख रहा है। तो इसमें आपको राज्य व्यवस्था वाला जो है मिल जाएगा। ये भारतीय राज्य देखना शुरू किया सर। हाँ, तो इसको जब आप शुरू से चलेंगे, ये बहुत डिटेल्ड कोर्स है। क्या आपको दिख रहा है ये स्क्रीन इस समय मेरी? नहीं सर, ये नागरिकता कैसे प्राप्त होती है? यस सर दिख रही है। ये जो मैं प्लेलिस्ट खोल रहा हूँ, ये दिख रही है? नहीं सर। नो। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा। जब आप इसको रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपको जो है पूरा नजर आ जाएगा। तो वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1-2 मिनट के लिए आप लोग जाकर के देख लीजिएगा आज की रिकॉर्डिंग। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जब आप जाएंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको जो है ये काफी डिटेल में मिल जाएगा, जहां पर कि मैंने नागरिकता की चर्चा की है। तो नागरिकता में जो है आप लोग नागरिकता देखेंगे तो नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खोती है, उस पर जिक्र है। फिर CAA के बारे में मैंने बात की है, जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से जरूरी होगा। CAA के बाद जो है आसाम समझौते पर मैंने बात की है, आसाम समझौता और NRC पर मैंने बात की है। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा मैंने प्रॉक्सी वोटिंग और NRIs के ऊपर बात की है। तो यानी कि NRIs के राइट टू वोट में किस तरह से सरकार चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। तो करंट के लिहाज से ये 3 वीडियोस जो हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होंगे।
तो सिटीजनशिप से रिलेटेड आपके पास कुल मिलाकर के कुल जमा कितने वीडियोस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 वीडियो हो जाएंगे। तो ये पांचों वीडियो जो है आप लोगों को समय निकाल करके धीरे धीरे देख लीजिएगा। तो जो भी डिटेल है, चूंकि ये एनसीईआरटी में उतना अधिक डिटेल में गए नहीं है, तो आप वहां से देख लीजिएगा तो आपका सॉलिड तैयार हो जाएगा। कोशिश ये करिएगा कि जो क्लास नोट्स मैं वहां पर बोल रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जितना डिटेल नोट्स है वो कहीं और आप लोग को मिलेगा नहीं, एक जगह कंपाइलेशन के रूप में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी जो है उन लोगों ने जो है खुद से नोट्स बना लिए हैं क्लास में। सर वो पीपीटी भेज दीजिएगा मुझे सर, वो लिख पाने में टाइम उतना नहीं मिलता है सर, तो सिर्फ क्लास देख पाता हूँ। पहले टाइम बर्बाद हो जाता था सुबह का। मेरा लैपटॉप एक बार क्रैश कर गया पूरा, यही जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पीपीटीज वगैरह गायब हो गई, तो मैं नए सिरे से उनको बना रहा हूँ। हाँ परवेज बोलो। सर के नोट्स भी है, सर के नोट्स भी है। हाँ मार्गदर्शन। हाँ लेकिन मेरे नोट्स भी हैं, सही कह रहे हो, पर ये जो वीडियोस हैं उससे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, उसमें नोट्स में इतना करंट में नहीं गए हैं। तो ये मैं हिस्सा छोड़ देता हूं कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। आप लोग के लिए 5-6 घंटे का वीडियो है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब आइए अगला जो है हम लोग टॉपिक लेते हैं सरकार के बारे में, कि सरकार क्या होती है और कैसे काम करती है। सरकार, तो सरकार के लिए क्या होता है कि सरकार की कई तरह से डेफिनेशन दी जाती है। एक डेफिनेशन ये देते हैं कि सरकार किसे कहते हैं, तो सरकार कानून बनाने वाली और उन्हें लागू करने वाली। संस्था है। हालांकि ये डेफिनेशन जो है अगर कहा जाए तो ये सीमित और सरल डेफिनेशन है। ये सरकार के सभी एस्पेक्ट को शामिल नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि अभी हम इसी से काम चलाएंगे। तो सीमित, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि सीमित और सरल परिभाषा है। आगे चल करके हम लोग इसको और अधिक खोलने का निसंदेह प्रयास करेंगे। ठीक है ना। अब ये कि सरकार को जो है सर ये साइड क्या लिखा है वो नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, 2 मिनट सर ये क्या लिखा है, पढ़ा नहीं था। सीमित और सरल परिभाषा है। सीमित और सरल परिभाषा, ठीक है सर। सरकार का काम इसके मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है, तो वो हम लोग आगे चल करके उसको जो है देखेंगे। अब सरकारें जो होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन सरकार को जो, अब कई तरह से सरकारों का वर्गीकरण भी हो सकता है, लेकिन सरकार के कौन से कार्य होते हैं, इस आधार पर सरकार के कौन से कार्य हैं, इस आधार पर सरकारों को हम 2 भाग में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं इसको व्यक्तिवादी, मैं इसको जो है ब्रैकेट में डाल देता हूं, आप पूंजीवादी भी कह लीजिए, कि कौन से कार्य हैं, करने हैं या कौन से कार्य करने चाहिए, और दूसरे को आप कहिए कि यह समाजवादी है। तो सरकार जो है व्यक्तिवादी अवधारणा भी है, ये अवधारणा कह लीजिए कि कौन से कार्य करने चाहिए, ये दोनों अवधारणाएं अलग अलग बताती हैं।
तो जब आप इसके जो है व्यक्तिवादी अवधारणा पर बात करते हैं, तो व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि व्यक्तिवादी जो विचारधाराएं हैं उसके हिसाब से सरकार का जो कार्य है, यहाँ पर जो अगर हम देखें तो ये कहता है कि सरकार को वस्तुतः सरकार मैच के रेफरी की तरह होनी चाहिए, मैच के रेफरी या अंपायर की तरह होना चाहिए। रेफरी की तरह होना चाहिए, यानी कि सामान्य तौर पर जब तक कि लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने देना चाहिए। सरकार को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जबकि कोई विवाद हो। ठीक है ना? यानी कि सरकार को तभी हस्तक्षेप, सरकार को विवाद की अवस्था में ही, सरकार को विवाद की अवस्था में ही हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी कि ये कहना क्या चाहते हैं कि इनके ये इसका जो है मूल जो है ये इस व्यक्तिवादी विचारधारा का वो कहां से लिया गया है। तो ये एक्चुअली में विचारधारा मानती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति, ये विचारधारा जो है मानती है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की रक्षा स्वयं करता है। अपने हितों की रक्षा स्वयं करता है और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। यह पूंजीवादी विचारधारा है वस्तुतः, जिसको कि व्यक्तिवादी कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा करता है। हाँ महेश, कुछ कहना चाहते हैं? तो सर ये जो अभी आपने लिखवाया था व्यक्तिवादी पूंजीवादी, दूसरा रूप बताइए एक बार थोड़ा। दूसरा समाजवादी है। समाजवादी, थैंक यू। तो ये प्रतिस्पर्धा करता है। और किसी ने हाथ उठाया? हाँ सूरज सर, उदारवादी को कहाँ रखेंगे सर? हाँ, इनको आप उदारवादी भी कह सकते हैं, सही है। सर थोड़ा अलग है सर, उदारवादी तो एकदम से होता नहीं, चूंकि सरकार थोड़ा हस्तक्षेप करती है। थोड़ा सा हस्तक्षेप करती है ना उदारवादी में, तो थोड़ा सा हस्तक्षेप कब करती है? ताकि विवाद उत्पन्न ना हो। ठीक है, व्यक्तिवाद या पूंजीवाद उदारवाद की तरफ संसाधनों को थोड़ा सा जो घुमाती है वहां से, मतलब स्नैच करके ये नव उदारवाद में आया है। जो प्योर उदारवादी विचारधारा थी, लिबरल कॉन्सेप्ट था, उसमें जो है ये हस्तक्षेप नहीं मानते थे। ठीक है ना। फिर जब नव आए तो ये कहे कि नहीं, बिल्कुल से छोड़ देना सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा करता है। तो ये आगे भी कहता है कि सरकार को कम से कम कार्य, कम से कम काम ही हाथ में लेना चाहिए।
यानी कि न्यूनतम सरकार सर्वोत्तम सरकार है। न्यूनतम सरकार, लिस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट, ये अक्सर करके तर्क देते हैं। न्यूनतम सरकार सर्वोत्तम सरकार है। पढ़ने में आ रहा है ना? न्यूनतम सरकार ही यस सर। सर्वोत्तम सरकार है। यानी कि सरकार, नरेंद्र मोदी बोले भी थे सर। नरेंद्र मोदी क्या, इनके पहले की मिनिमम जो गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट थी, ये जो नई उदारवादी या पूंजीवादी विचारधारा है, ये वो कहती है कि लिस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। ठीक है ना? इसे आप उदारवादी भी कह सकते हैं, बिना किसी संदेह के कह सकते हैं। यानी कि सरकार तभी हस्तक्षेप करे जब समाज में शांति व्यवस्था के में जो है खतरा पड़ जाए। यानी कि हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। यह क्या कहता है? इसे व्यक्तिवादी क्यों कहा गया है? क्योंकि यह मानता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है। वहीं पर समाजवादी विचारधारा, मैं कलर चेंज कर देता हूं जरा, कि समाजवादी विचारधारा क्या मानती है? समाजवादी विचारधारा मानती है कि समाज सहयोग पर आधारित है। ये क्या मानती है? कि समाज सहयोग पर आधारित है, न कि प्रतिस्पर्धा पर। समाज सहयोग पर आधारित है, न कि यह किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। ठीक है ना? आजकल ये विचारधारा जो है, ये ज्यादा युक्ति संगत माना जाता है। यानी कि व्यक्तिवादी भी अब कहीं न कहीं इस पर आ गए। तो वही जो बात आप सूरज अभी कह रहे थे, तो प्योर जो उदारवाद था उसके मुकाबले नौ उदारवाद इस तरफ ज्यादा झुका हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब अनु आ गई, अब हम लोग चला जाए। अनु यही बताने आई हो ना कि सर क्लास का टाइम ओवर हो गया है, अब छोड़ दीजिए आप। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। महेश कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये नव उदारवाद जो वो डेविड ईस्टन महोदय का था ना इसमें सर। बिल्कुल जी। तो ये इसके अनुसार सरकार का कार्य व्यक्तियों के, ये मैं पूरा लिख दूं इसको, सरकार का कार्य केवल व्यक्तियों का नियंत्रण ही नहीं है, या व्यक्तियों का
नियंत्रण करना ही नहीं है। अब जैसे जैसे क्लास ऊपर उठेगी, अब देखिएगा दिमाग का दही होगा आप लोगों का, अब लगेगा कि टफ चीजें पढ़ रहे हैं। इसीलिए शुरुआत की एनसीईआरटी बेस तैयार करने में बड़ा बढ़िया योगदान देती है। आधुनिक समाज में उसकी भूमिका कहीं अधिक है। अब जब कह रहे हैं कि आधुनिक समाज में उसकी भूमिका कहीं अधिक है, तो सरकार की भूमिका क्या होगी आधुनिक समाज में, जरा इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। तो हम लोग को नया पेज लेना पड़ेगा। सर एक बार प्रीवियस पेज ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा छूट गया है। ले ले बेटा, ये दिख रहा है पूरा, पढ़ लेगी या बड़ा कर दूं? यस सर दिख रहा है। थैंक यू सर, हो गया। हो गया? यस सर। चलो गुड। अब यहां पर आप समझिए कि फिर आधुनिक समाज में सरकार के कार्य कौन से हैं। आधुनिक समाज में सरकार के कार्य, मैंने कहा था ना कि आज की जो क्लास होगी वो यहां तक कि PSIR ऑप्शनल भी आपका अगर है तो उसमें भी आपको मदद कर जाएगी। ये काफी डेप्थ लेती है क्लास। तो आधुनिक समाज में सरकार के कार्य में तो दो तरह के कार्य जो है बांधे जाते हैं। एक तो होता है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार के ऊपर बाध्यकारी होते हैं, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि वो कैसे होते हैं, इनको आप कह लीजिए कल्याणकारी कार्य। बाध्यकारी कार्य में जो है क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कुछ उदाहरण ले लें, जैसे यातायात नियंत्रण, जो एनसीईआरटी ने लिया है, मैं सिर्फ वही एग्जांपल्स ले लेता हूं, आइडिया क्लियर हो जाएगा। यातायात नियंत्रण, युद्ध की रोकथाम, या युद्ध करना ही लिख दें, चाहे मर्जी से करिए चाहे बिना मर्जी के करिए। अपराधों की रोकथाम, आदि। इस तरह के काम में सरकार को प्रायः शक्ति प्रयोग करना पड़ता है। शक्ति प्रयोग करना पड़ता है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे कार्य हैं, है ना, जैसे स्वास्थ्य,
और शिक्षा सेवाएं, पेंशन, सड़क निर्माण, आदि, इन कार्यों में सरकार को शक्ति प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के कार्यों को आप विकासात्मक कार्य भी कह सकते हैं। ये कार्य आप क्या कह सकते हैं? ये कार्य जो है विकासात्मक कार्य है। तो